प्रॉब्लम ये आती है कि एलटी ग्रेड में दो चीजें आती हैं, एक जीएस आता है, एक आपका सब्जेक्ट होता है। जीएस भी समुंदर है, वहां पे आपके कुल 9 विषय आते हैं और 9 विषयों के अंदर भी बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं। तो कैसे मॉनिटरिंग करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा टॉपिक तैयार हो गया है, कौन सा विषय तैयार हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है, विषय में कितने टॉपिक तैयार हो गए हैं। तो इसका जो समाधान है वो है आपका एलटी ग्रेड में पोर्टफोलियो बनाना। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो का मतलब यह होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है। रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है कि कौन सा विषय उनका अच्छा है, कौन सा कमजोर है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, कौन सा उसने होमवर्क करा है, कौन सा नहीं करा है। उस रिपोर्ट कार्ड को खोल के ही बच्चे की पूरी स्थिति पता लग जाती है, कौन से इसके वीक पॉइंट हैं, कौन से इसके स्ट्रांग पॉइंट हैं। तो वैसे ही आपको एलटीग्रेड की तैयारी करने से पहले अपना एक पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ेगा। ये एक बड़े रजिस्टर में बनेगा जो कि मोटा या फट्टे वाला होगा। तो इसमें 10 पॉइंट हैं पूरे, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं क्या क्या बनेगा, इसके बाद आपको हम दिखा भी देंगे उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अब हो सकता है एलटी ग्रेड में आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, संस्कृत हो, बायोलॉजी हो, जंतु आपका क्या नाम है कंप्यूटर हो, मैथ हो, अंग्रेजी हो, वो कोई भी विषय हो सकता है। पर मैं आपको ये पूरे पोर्टफोलियो का एक फॉर्मेट दिखा दूंगा। उस फॉर्मेट में आप बस विषय चेंज करेंगे। जैसे मैं जो आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा वो संस्कृत सब्जेक्ट का होगा, तो वहां पे जो हमारे टॉपिक हैं उनको आप हटा दीजिए और उसी फॉर्मेट में अपने टॉपिक लगा दीजिए और आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इसमें पोर्टफोलियो में पहली चीज क्या बनाना है, आपको मॉडिफाई सिलेबस। हमने आपका जितना भी सिलेबस है जीएस एलटी ग्रेड का वो सारा यूट्यूब पर आपके चैनल पर, अपने चैनल पर हमने दे रखा है। तो आप वहां से क्या करिए, पहले मॉडिफाई सिलेबस नोट कर लीजिए किसका, जीएस का। फिर मॉडिफाई सिलेबस आपको अपने सब्जेक्ट का बनाना है। यह काम आपको हमने बता ही दिया है हर सब्जेक्ट का कैसे करना है, किस तरीके से करना है। पहले क्वेश्चन पेपर देखना है, वो क्या तरीका है वो हमने आप ही के सब्जेक्ट की, आप ही की रणनीति में वो बना रखा है। तो आप वहां पे उसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट हम आपको दिखा देंगे। अगला टाइम टेबल। टाइम टेबल जो आपका बनेगा वो टाइम के हिसाब से तो बनेगा, पर उसकी खास बात ये होगी कि उसमें आपका विषय भी मेंशन रहेगा। विषय कैसे रहेगा, मान के चलिए कोई हिंदी से दे रहा है, क्या नाम है, एलटी ग्रेड, तो उसका टाइम टेबल जो समय से तो बनेगा पर साथ में एक क्रम भी रहेगा टाइम टेबल साथ कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है या व्याकरण पढ़ना है, काव्य शास्त्र पढ़ना है। जब ये खत्म होगा तब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है या विभाषाएं पढ़ना है। तो उसमें ये चीज क्लियर होगी कि ये टॉपिक खत्म होने के बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। इसके बाद जो दैनिक डायरी होगी तो उसमें दो तरीके के पेज होंगे। एक में आप क्या लिखोगे, संभावित टारगेट, और दूसरे में वास्तविक टारगेट। तो संभावित टारगेट में क्या होगा कि आप कहेंगे कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार करना है या गणित में कैलकुलस तैयार करना है, तो एक संभावित डेट देंगे कि 15 दिन में कर लेंगे या 20 दिन में कर लेंगे। और इसके बाद जब वो जितने दिन में होगा उसको वास्तविक रूप में लिख देंगे। इसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट का पोर्टफोलियो यानी रिपोर्ट कार्ड बनाना है। जैसे आपके जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आप ऐसे लिख देंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, मॉक टेस्ट फर्स्ट, मॉक टेस्ट सेकंड, मॉक टेस्ट थर्ड। इससे आपको पता लगेगा कि किसी भी चीज का आपने पहला मॉक टेस्ट लगाया उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, फिर दूसरे में कितने आ रहे हैं, फिर तीसरे में कितने आ रहे हैं। ये भी आपको फॉर्मेट दिखा दिया जाएगा। इसके बाद आपको कुल कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपके रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए, और उनका सिलेबस क्या है, यानी एक साथ आप कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिलेबस क्या है, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि आपका रोना क्या है, वो रोना तो यही है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जे है वो है, भर्ती नहीं आ रही है। भाई 10-15 भर्तियां पर एग्जाम दे सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हैं और एक को वरीयता क्रम में रख के। इसके बाद जो आपकी विषय की सूची है वो भी आप उसमें लिखेंगे। आपको अपनी विषय की या अपने कंपटीशन की बुक लिस्ट क्लियर होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, बुकें होनी चाहिए। जो है तो ठीक है, जो नहीं है वो आप अपने देखेंगे। इसके बाद आप अपना भाई क्यों करना चाहते हैं मोटिवेशन ग्रुप में ये भी लिख सकते हैं, और आपके वीक पॉइंट क्या हैं और आपके स्ट्रांग पॉइंट क्या हैं ये भी आप सब उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज होगी जो आपको रोड मैप देगी, जो आपको कमांड देगी। जैसे कि आप लैपटॉप के क्या होता है कंप्यूटर में, जब एक बार कमांड दे देते हैं तो प्रिंटर जो है प्रिंट करना शुरू कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, एक साथ 10 कमांड दे देते हैं और प्रिंटर जो है 10 पीडीएफ निकाल देता है। वैसे ही ये आपको कमांड देगा, ये आपको आगे तक का रास्ता बताएगा कैसे करना है, क्या करना है। इसमें आपको सटीक पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कितना मेरा कितने % तैयार है। अब हम आपको इसका फॉर्मेट दिखाएंगे एक एक चीज करके। तो हमने बात की थी कि एलटी ग्रेड का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, जिसमें आपको एक रजिस्टर लेना है, बड़ा सा रजिस्टर मोटा फट्टे वाला, जो कि आपके लिए एक पोर्टफोलियो या रिपोर्ट कार्ड या आपकी प्रगति रिपोर्ट का काम करेगा। तो उसमें आपको टोटल 12 पॉइंटों पे काम करना है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने बताया था मॉडिफाई सिलेबस।
तो जो मॉडिफाई सिलेबस बनाना है किसका, जीएस का। तो आपने देखा था कि प्रॉब्लम क्या थी कि जो एलटी ग्रेड है उसने जो अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी करा है वो बंद सिलेबस है, जैसे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इतिहास, विज्ञान, ये सब। तो आपको करना क्या है कि पहले अपना एक मॉडिफाई सिलेबस जीएस का बनाना है। वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, पहले तो वो बनेगा विषय के हिसाब से कि जैसे आपके 9 विषय हैं, कुल कितने विषय हैं, 9 विषय हैं किसमें, जीएस में। तो 9 विषय में देखा जाए तो कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो 3 विषय ऐसे हैं, इतिहास, भूगोल और कृषि विज्ञान, ये आपको ऊपर लिखना है। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर आपका, 8 नंबर का भूगोल आ रहा है, 5 नंबर का इतिहास आ रहा है, एग्रीकल्चर जो आ रहा है वो 4 नंबर, टोटल 17 नंबर के आ रहे हैं 3 विषय। बाकी आपके जो अन्य विषय हैं, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, करंट, ये 3-3 नंबर का आ रहा है, 9 नंबर। और बाकी गणित, कंप्यूटर और अर्थशास्त्र 4 नंबर का। तो इस पोर्टफोलियो से आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा विषय पहले पढ़ना है, कौन सा विषय बाद में पढ़ना है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, इसको और आप फैला के कैसे करके रेडी करेंगे, वो ऐसे करेंगे। जैसे आपको ये सामने दिख रहा है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ऊपर लिखना है टॉपिक, फिर लिखना है नोट्स के बाद याद करना, और इसके बाद मॉक टेस्ट। कि जैसे भारत का भूगोल है तो इसमें आपको जो भूगोल है तो एक भारत का भूगोल आएगा, विश्व का आएगा, पर्यावरण आएगा, पारिस्थितिकी आएगी, संसाधन आएगा और जनसंख्या आएगा। तो आपको पहला बड़ा हेडिंग बनाना है नोट्स में 10%, 50%, 100%। अगर आपका भौतिक विज्ञान का अगर आपका भौतिक भूगोल का नोट्स जो 10% तैयार है, 10% टिक कर दीजिए। 50% तैयार है, 50% टिक कर दीजिए। 100% है रेडी तो 100% पे। यानी इस पोर्टफोलियो से आपको पता लगेगा कि आपका कितना काम हो चुका है, कितना काम नहीं हो चुका है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं, जैसे ये है। अब एलटी ग्रेड में क्या है, देखो प्रत्याहार नोट्स बन चुके हैं, तीनों याद हो चुका है, मॉक टेस्ट लग चुके हैं, देख रहे हो। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस तैयार होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि आपके अपने आप टिक लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये नोट्स के में 3 खाने रखना है, याद करने में रखना है, मॉक टेस्ट। अब जैसे आपने भौतिक भूगोल का मॉक टेस्ट पर लगाया, जितने नंबर आए यहाँ टिक कर दीजिए, दूसरे में नंबर आए यहाँ टिक कर दीजिए, तीसरे में नंबर आए यहाँ टिक कर दीजिए, चौथे में कितने नंबर आए यहाँ टिक कर दीजिए। जैसे आपने देखा, ये आपका ये वाला क्या था, ये था मॉक टेस्ट पोर्टफोलियो। क्या कह रहा है, ये कह रहा है मॉक टेस्ट पोर्टफोलियो, यानी जो भी आपके टॉपिक हैं, विषय है, उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे आराम से बन जाएगा। ऐसे ही आपको इतिहास, भूगोल, ये एक मोटा पोर्टफोलियो है जीएस का, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी किताबें खत्म हो गई हैं, कौन सी नहीं हो गई हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा पोर्टफोलियो अपना बनाना है, मॉडिफाई पोर्टफोलियो सिलेबस का, या उसका सब्जेक्ट का बनाना है। सब्जेक्ट का मैंने बताया था कि मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पर रहेगा वो संस्कृत सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा। उस फॉर्मेट आपका यही रहेगा, जैसे नोट्स हो गया, याद करना हो गया, और मॉक टेस्ट हो गया। अब जैसे संस्कृत में एक विषय है संस्कृत, इसके टॉपिक क्या है, नाट्य साहित्य। तो अगर नोट्स तैयार हो गया, टिक कर दीजिए, ये तैयार हो गया, टिक कर दीजिए। याद कितने % हो गया, आप टिक कर सकते हैं, मॉक टेस्ट में क्या स्थिति है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इससे आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या काम आपका नोट्स के रूप में तैयार हो गए, याद के रूप में तैयार हो गए, मॉक टेस्ट, क्योंकि 3 स्टेज से आपको गुजरना है, पहले नोट्स से, फिर याद करने से, फिर मॉक टेस्ट से। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मेट को समझ लीजिए। बाकी फेसबुक पेज पे हम इसका फॉर्मेट जो है फोटो के रूप में सेंड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे ही आपका व्याकरण का बना दिया कि अकारांत, इकारांत, उकारांत, क्या वो नोट्स बन गया, क्या याद हो गए कि मॉक टेस्ट हो गए। ऐसे मतलब सटीक आपको पता लगेगा कौन सा टॉपिक तैयार है, कौन सा टॉपिक तैयार नहीं है। ऐसे ही है आपका किसका, जीएस का। तो जीएस का ये जो पोर्टफोलियो हो गया, ये विषय का हो गया। अब आपको टॉपिक का बनाना है। टॉपिक का कैसे बनेगा, आपको फॉर्मेट यही वाला बनाना है, पूरा फॉर्मेट ये रहेगा। यहाँ लिख देंगे आप भूगोल, और जो मैंने आपको यूट्यूब में भूगोल के टॉपिक बताए हैं आपको अपने चैनल पे, उन टॉपिकों को आप क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। जो टॉपिक का नोट्स तैयार हो जाएगा, टिक करते रहेंगे, जो याद हो जाएगा टिक करते रहेंगे, मॉक टेस्ट लग जाएगा तो टिक करते रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको ज्योग्राफी, यहाँ ऊपर लिखेंगे ज्योग्राफी, यहाँ पे इसके टॉपिक और फॉर्मेट यही रहेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है तो साइंस यहाँ लिख देंगे, टॉपिक यहाँ लिख देंगे, फॉर्मेट यही रहेगा। तो इस प्रकार आप समझ गए कि आपको किस तरीके से मॉडिफाई सिलेबस जीएस का और सब्जेक्ट। जीएस के 2 बनेंगे, एक बनेगा विषय का, ठीक है, और एक बनेगा आपका टॉपिकों का। अब बात आई टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। तो टाइम टेबल का भी मैं डेमो आपको दिखाता हूँ कि जो टाइम टेबल है वो आप
इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। देखिए ठीक है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि टाइम टेबल कैसा होता है, कि जैसे आपने तय किया कि आपको 6 बजे से 9 बजे तक क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। 10 से लेके 1 तक साहित्य पढ़ना है, 3 से लेके 6 तक व्याकरण पढ़ना है, 6 से लेके 7 तक रेस्ट करना है, और 7 से लेके 10 तक आपको अपना ऐसा समय रिजर्व रखना है कि कोई मेहमान आ जाए घर पे, या कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कोई काम पड़ जाए जिसके कारण आप इस समय में अपने पढ़ाई ना कर सको, तो वो बचा हुआ काम जो है आप यहाँ कर लो। और कई स्थितियों में आप समय से अपनी पढ़ाई कर लो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे रिवीजन कर लो। ठीक है, तो ये 3 घंटे आप अपने रिवीजन के रख सकते हैं। तो सब लोग ऐसा ही टाइम टेबल बनाते हैं। और आपको डिफरेंट क्या करना है कि जैसे आपने ये तो कर लिया कि आपको 6 बजे से लेके 9 बजे तक व्याकरण पढ़ना है। अब व्याकरण में क्या पढ़ना है, तो जो चीज़ आप तय करोगे यहाँ से अपने आप सिलेबस से तय करोगे, जो पीछे आपका सिलेबस है कि आपको व्याकरण में क्या पढ़ना है। अब व्याकरण में आपने देखा कि व्याकरण में जो है, देखिए प्रत्याहार हैं, संधि हैं, समास हैं, तो आपने क्या उठा लिया, धातु उठा लिया और प्रत्यय उठा लिया। तो आपने धातु रूप जो है वो यहाँ से उठाए, ये वाले देख रहे हैं धातु रूप, ये है धातु रूप। और प्रत्यय कहाँ से उठा लिया, प्रत्यय आपने यहाँ से उठा लिया। इसके अंदर भी कौन कौन से प्रत्यय करना है। ऐसे ही आपको गद्य में क्या पढ़ना है, तो गद्य में आप लिखेंगे कारक। व्याकरण में क्या पढ़ना है, कारक पढ़ना है। और अगर यहाँ पे आप जीएस रखते हैं तो जीएस में क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। ऐसे ही आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने टॉपिक सेट करते जाएंगे कि पहले राउंड में इतने टॉपिक तैयार करना है, फिर इतने टॉपिक करना है, फिर इतने टॉपिक। इस चीज़ से आपको सटीक पता लग जाएगा कि आपका जो समय है, आपका कितने समय में आपका जो सिलेबस है या आपकी तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। यानी इतना काम आपको पता लग जाएगा, इस तारीख से इतनी तारीख तक हो रहा है, एक मोटा अंदाज लग जाएगा। फिर अगले टॉपिक आपके इतने दिन लेंगे, फिर इतने दिन लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कोर्स कंप्लीट 2 महीने में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, 6 में होगा या 8 महीने में होगा। तो इस तरीके से आपको अपना क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैनिक डायरी। दैनिक डायरी कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी। अब दैनिक डायरी में जैसे आपने मार्च लिख लिया, अप्रैल लिख लिया, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, तो इस तरीके से हमें डेट डाल दी। अब आपने तय करा यहाँ पे देख के, अपने इसमें देख के करा कि आपको व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण में धातु प्रत्यय पढ़ना है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे मान के चलिए आज तारीख कितनी हो रही है, आज तारीख जो है 8 अप्रैल है। तो 8 अप्रैल में आपने संभावित रूप से लिख दिया कि आपको धातु रूप खत्म करना है। क्या करना है, धातु रूप खत्म करना है। ठीक है, संभावित लिख दिया। इसके बराबर में ही चलेगा वास्तविक। संभावित का मतलब एक संभावना व्यक्त करेंगे कि आपके 1, 2, 3, 4, आपने 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का हिसाब लगा लिया कि आपको धातु रूप तैयार करना है, और 13 तारीख से लगा लिया आपको शब्द रूप तैयार करना है। ठीक है, तो एक अपना आपका ये सिस्टम बन जाएगा, कैसा करके, संभावित रूप में। और अगर इतनी तारीख में काम कंप्लीट हो रहा है तो इधर भी आप चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से एक दैनिक डायरी हो जाएगी। और एक रात पहले आपको ये काम करना है शाम को कि भाई आपको अगले दिन क्या पढ़ना है या अगले 1 हफ्ते तक क्या काम कंप्लीट करना है। तो आप संभावित रूप में अपने आप को अगले 1 हफ्ते का टारगेट दे सकते हैं। आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, आप पढ़ाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास टारगेट नहीं होता है। ये दैनिक डायरी आपको टारगेट देगी कि अगले 1 हफ्ते में आपको कितना काम करना है, एक संभावना देगी। और अगर उतना काम हो रहा है तो वास्तविक रूप में चल जाएगा। तो आपको ये भी पता लगेगा कि आपका सिलेबस अप्रैल में, मई में, जून में। आप लोग कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, भाई करके तो देखो तो होश उड़ जाएंगे। 6 से 7 महीने में तैयारी पूरी होगी तुम्हारी। तो इस तरीके से तुम्हें अपनी एक दैनिक डायरी बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है। तो मॉक टेस्ट पोर्टफोलियो ऐसे ही बनता है जैसे ये बनता है। अब इसमें क्या करा जाता है कि यहाँ पे आपने अपने टॉपिक लिख लिए, ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के, पॉलिटी के। मॉक टेस्ट फर्स्ट, मॉक टेस्ट सेकंड, मॉक टेस्ट थर्ड। इससे क्या होता है कि आपको पता लगेगा कि आपके पहले मॉक टेस्ट में ज्योग्राफी का मान लो पहला टॉपिक है चट्टान। अब ज्योग्राफी का टॉपिक चट्टान है तो उसके पहले मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए, दूसरे में कितने आए, तीसरे में। अब आप कहोगे सर ये अलग अलग मॉक टेस्ट कहाँ से आएंगे, पहला मॉक टेस्ट एलटी ग्रेड का होगा, दूसरा जीआईसी प्रवक्ता का होगा, तीसरा आपका राजकीय असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, चौथा यूपी टीजीटी का होगा, पांचवा यूपी पीजीटी का होगा, फिर यूजीसी नेट का होगा, फिर आश्रम पत्ती के विद्यालय का होगा। तो इस प्रकार से आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, किसका, मॉक टेस्ट का। उससे आपको पता लगेगा आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बढ़ रहे हैं। अब बात आई कि हम कुल कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ रणनीति के तहत। तो ये चीज़ आप ऐसे करोगे, जैसे मान के चलिए मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है, डिग्रियाँ मेरी पूरी हैं, ठीक है। तो अब मैं मुझे कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, एक जगह लिख के रखना पड़ेगा, ताकि भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, भर्ती नहीं आ रही, तो ऐसी स्थिति में इंतजार ना करके तैयारी कर ली जाए। ठीक है, जैसे देखिए अब मैं अपना बताऊं, मैं संस्कृत सब्जेक्ट से
टीजीटी अप्लाई कर सकता हूँ, एलटी ग्रेड कर सकता हूँ, और आपका क्या है पीजीटी कर सकता हूँ, जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट टीचर, उस समय बीएड वाले जो थे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप केबीएफ दे सकते हैं, डीएसयू दे सकते हैं, एडिट जूनियर दे सकते हैं, ईएमआरएफ दे सकते हैं। तो कहने का मतलब आप एक ही तरीके की तैयारी से एक ही विषय से 11 एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जे एक तरीके से अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताई थी अगली बात सिलेबस को व्यवस्थित करना। अब जैसे संस्कृत से करना है तो जैसे एक चीज़ है संस्कृत में संधि, तो संधि मैंने लिख दी तो मैंने सारे सिलेबसों को क्या हो जाता है व्यवस्थित किया जाता है। अब अगर मैं संधि पढ़ लेता हूँ कोई स्टूडेंट तो वो टीजीटी भी दे सकता है, जेआरएफ भी दे सकता है। ठीक है, और आपका जी का मतलब होता है डिग्री कॉलेज भी दे सकता है, एलटी ग्रेड भी दे सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे सकता है, और जीआईसी प्रवक्ता भी दे सकता है, सुपर टेट जूनियर भी दे सकता है। तो कहने का मतलब इतने एग्जामों में क्या है संधि आ रही, जैसे समास है वो किस किस में आ रहा है, कारक विभक्ति है तो वो आपका टीजीटी में आ रही है, एलटी में आ रही है, पीजीटी में आ रही है, डिग्री कॉलेज में आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आ रही है, जीआईसी प्रवक्ता में आ रही है। तो इसी तरीके से आप अपने टॉपिकों को व्यवस्थित करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये टॉपिक आप जितने एग्जाम दे सकते हैं मैं कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, धातु रूप है, अगर मैं केवल भू तैयार कर लूँ तो ये कहाँ कहाँ आ सकते हैं। उसी तरीके से आपकी बुक है, बुकों का क्या होता है, जैसे बुकें होती हैं अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, और उत्तर रामचरितम है, किरातार्जुनीयम है, मेघदूत है, कादम्बरी है, आपका नीति शतकम है। तो टीजीटी में चौथा अंक आ रहा है, पीजीटी में फुल आ रही है, एलटी ग्रेड में चौथा अंक आ रहा है, डिग्री कॉलेज में इतना आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में इतना आ रहा है। तो इस तरीके से कि कौन सी किताब कितने एग्जामों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जामों में आप कैसे कर सकते हो। तो जो तो मैंने एक फॉर्मेट दिखा दिया आपको संस्कृत का, आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आपका इकोनॉमिक्स है, एसएसटी है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, गृह विज्ञान है, मैथ है। तो वैसे ही करके आप एक फॉर्मेट बना सकते हो कि आपके ये टॉपिक जो है कहाँ हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग परीक्षा पैटर्न पर काम करते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको अपने सब्जेक्ट के, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की विषय सूची भी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये देखो मैथ की है, ठीक है, हमें तो सभी सब्जेक्टों पर काम करना होता है। तो मैथ पे देखो जैसे कक्षा 9 की प्रारंभिक गणित के टॉपिक जो हैं, आपको विषय सूची क्लियर होना चाहिए आपके विषय की। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका जो विषय है उसकी अगर कक्षा 3 की किताब है तो उसमें क्या क्या बुक लिस्ट, उसकी क्या क्या जो है विषय सूची है। अगर कक्षा 6 की है तो उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कक्षा 7 में कौन कौन से टॉपिक हैं, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में। अब जैसे गणित में देखो प्रारंभिक पुराना नया, तो कक्षा 9 में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, कक्षा 9 में, कक्षा 9 के टॉपिक, कक्षा 10 के टॉपिक दिख रहे हैं आपको। इसके बाद कक्षा 10 के, कक्षा 8 की, कक्षा 8 के, कक्षा 7 के, कक्षा 6 के, कक्षा 7 के, कक्षा 5 के, कक्षा 4 के। इस तरीके से आपको अपने विषय देखिए मैथ का कक्षा 3 तक का जो है वो विषय सूची हमारे पास है। तो इसी तरीके से आप करना है। फिर देखो डीएन मिश्रा, आरएस अग्रवाल, इनकी विषय सूची। इसके बाद जो बीओ का सिलेबस है, आपको मैंने कहा एक रजिस्टर ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा कि जिसमें भाई सारे एग्जाम जो आप दे सकते हैं, सारे सिलेबस, आपके पोर्टफोलियो सब होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा रजिस्टर है बड़ा सा, बस ये फट्टे वाला नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे कई रजिस्टर हैं अलग अलग। तो क्योंकि चूंकि काम बहुत रहता है टीचिंग में, आप देख रहे हो कि अलग अलग भर्तियां होती हैं, अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, तो अलग अलग बनाने पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों का ऐसा नहीं है, आप एक ही में काम चला सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगर कोई बच्चा दर्शन पढ़ रहा है तो दर्शन वो कहाँ कहाँ एग्जाम में काम आएगा उसके। तो ये एक फॉर्मेट है। इसके बाद देखो भाषा विज्ञान, ठीक है, ये पूरा इसी का ही है इस तरीके से। अब जिस आपका सुपर टेट का है, जो लोग तैयारी कर रहे थे सुपर टेट की, तो ये सुपर टेट का है कि शिक्षण में क्या क्या आ रहा है, हिंदी में क्या क्या है, संस्कृत में क्या क्या, अंग्रेजी में क्या क्या है। फिर ये देखिए आपको किताबों की भी लिस्ट पता होनी चाहिए कि विज्ञान में कक्षा 1 की नहीं है, होती नहीं है तो होगी कहाँ से। तो कुल मिला के कि जैसे आप जब किताबें इकट्ठी करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए कि कक्षा 8 की विज्ञान की है, हिंदी की है, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये सब गिनतारा। तो इस तरीके से आपके पास पूरा फॉर्मेट चाहिए। अब देखो कक्षा 6 का इतिहास है तो उसकी विषय सूची, कक्षा 8 की। मैं क्या कह रहा हूँ, परीक्षा पर काम करना इतना आसान नहीं है, सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। बस बेसिक नियम आपको पता होने चाहिए, चीज़ें पता होना चाहिए, और एक बढ़िया पोर्टफोलियो। अब ये देख रहे हो आप, ये यूपी बोर्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी है जिसको एनसीईआरटी कहते हैं, वो एससीईआरटी कहते हैं यूपी बोर्ड। ये आपका एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का। देख रहे हो, भूगोल 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 भूगोल, इस तरीके से। अब आपका जीव विज्ञान का,
ठीक है, तभी तो हम लोग पता लगा पाते हैं, क्वेश्चन पकड़ पाते हैं आसानी से, वरना कहाँ से पकड़ पाएँ। इस तरीके से आप देख रहे हो, ये सब आपको एक तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये यूजीसी नेट का जो ब्लूप्रिंट बनता है परीक्षा पैटर्न, तो यूजीसी नेट का मटेरियल है, जे परीक्षा शोध अभिव्यक्ति, ठीक है, संप्रेषण क्या हो गया, लोगों का विकास क्या है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो सेम होते हैं कई चीज़ों में, इस तरीके से। फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है, फिजिक्स का कक्षा 10, 9th, कक्षा 8 का विज्ञान का। तो इस तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा सब अपने जितने भी सिलेबस हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके बाद जो सुपर टेट का सिलेबस होता है, इस तरीके से क्या है क्या नहीं है, एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कैसे सिलेबस व्यवस्थित करेंगे। बुकों की लिस्ट, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, अपना एक हेडिंग डाल लीजिए बुक लिस्ट, और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी आप बुक लिस्ट यहाँ रेडी कर सकते हैं, और उसके आगे एक ऐसे बना सकते हैं, जो बुक है टिक कर दीजिए, जो नहीं है वो आपको पता लग जाएगी कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से। तो यही आपको बताएगा कितना काम हो चुका है, कितना काम नहीं हुआ है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप सोच के, ये ऐसा नहीं है सबके हिसाब से, ये भी देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये और इस तरीके से ये